हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम लोग इसमें देखेंगे कि किसी भी सोसाइटी में, दैट इज़ किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अर्थव्यवस्था में उसके गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है उसकी लिमिटेशंस क्या है और वो स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, उसको काम में लाते हुए वो क्या क्या चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है और किस तरह की चीज़ों को, सेट ऑफ गुड्स को और सेट ऑफ सर्विसेज को वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और जिस तरह हम लोग देखते आए हैं कि एक इंडिविजुअल जो फेस करता है स्कार्सिटी और क्राइसिस, क्योंकि स्कार्सिटी जो है वो प्रकृति का नियम है, इट इज़ द नेचर्स लॉ कि स्कार्सिटी आपको हर चीज़ में रहेगी, रिसोर्सेज में स्कार्सिटी रहेगी। तो जिस तरह हर व्यक्ति स्कार्सिटी को महसूस करता है उसी तरह एक इकोनॉमी भी स्कार्सिटी को महसूस करती है। एक पूरी इकोनॉमी भी, एक पूरे मार्केट की इकोनॉमी, एक शहर की इकोनॉमी, एक स्टेट की या एक पूरे नेशन की इकोनॉमी जो है वो क्राइसिस को महसूस करती है। तो जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो अपने लिमिटेशंस के कारण, जो स्कार रिसोर्सेज हैं उनकी स्कार्सिटी एक लिमिटेशन है और इसलिए उस इकोनॉमी को चूज़ करना पड़ता है अपना अल्टरनेटिव यूसेज, उसको चूज़ करना पड़ता है अपना अल्टरनेटिव यूसेज के, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो दे हैव टू चूज़ द अल्टरनेटिव यूसेज एंड एवरी इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड एज टू हाउ मच of the resources or each of the resources to be used in the production of different goods and services। यानी हर इकोनॉमी का ये डिसाइड करना है कि उसका जो रिसोर्सेज हैं, उसके जो रिसोर्सेज हैं में किस रिसोर्स को किस क्वांटिटी में, किस गुड और किस सर्विस के प्रोडक्शन में यूज़ करना है। और इसीलिए हर सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ता है, दे हैव टू डिटरमिन एज हाउ टू एलोकेट इट्स स्कार रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कौन सा गुड्स बनाएगी, वो कौन सी सर्विसेज प्रोड्यूस करेगी और उसको किस क्वांटिटी में करेगी। इसको हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है। एक देश अगर ये चीज़ करता है कि अभी वो अपने इकोनॉमी का, अपने रिसोर्सेज का, या एक देश अपने 5 वर्षीय योजना में, 5 ईयर प्लान में, या ईयर जो उनका सालाना बजट होता है, ईयरली जो बजट होता है, उसमें वो अगर ये समझते हैं कि हम अपने रेवेन्यू का 50% इंडस्ट्री पे लगाएंगे या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करेंगे, तो उनको देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम क्या करेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम कैपिटल गुड्स बनाएंगे या कंज्यूमर गुड्स बनाएंगे, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाएंगे या कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ उनको डिसाइड करनी पड़ती है। और अगर ड्यूरेबल्स भी बनाएंगे तो क्या क्या बनाएंगे, हम कार ज़्यादा बनाएंगे या हम बाइक ज़्यादा बनाएंगे, या हम साइकिल ज़्यादा बनाएंगे, या हम कंप्यूटर ज़्यादा बनाएंगे, या हम एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट ज़्यादा बनाएंगे। तो जितने प्रोबेबल सेट ऑफ गुड्स होते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उस हर सेट को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहते हैं। तो एक देश की जो क्षमता है, जो रिसोर्सेज है, और उन रिसोर्सेज को लगा करके उनका जो प्रोडक्शन होगा और जो सेट ऑफ गुड्स बनेंगे उसमें, या सेट ऑफ सर्विसेज बनेंगी, वो हर सेट जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहलाता है। और अपने डिमांड को, उसकी यूटिलिटी को, पब्लिक यूटिलिटी को और पब्लिक डिमांड को और पब्लिक नेसेसिटी को, पब्लिक डिमांड मतलब पब्लिक नेसेसिटी, उस नेसेसिटी को समझते हुए कोई भी देश आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के वो उस चीज़ की प्रोडक्शन में लगता है। अगर देश खुद, एक राष्ट्र, वहाँ की सरकार अगर खुद प्रोडक्शन नहीं करती है, अगर देश को लगता है कि हमारे देश में, अगर उस देश की सरकार को लगता है, या जो लोग बजट पेश करते हैं या जो 5 ईयर प्लान्स पेश करते हैं, बनाते हैं, उनको लगता है कि हमारे देश में मोटरसाइकिल की ज़्यादा ज़रूरत है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, तो वो उसको फैसिलिटेट करने के लिए उस पर मोटरसाइकिल के टैक्स को कम कर देते हैं, बहुत कम कर देते हैं, जिससे ओवरऑल प्राइस बहुत कम हो जाएगा।
तो डिमांड बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर उसको प्राइवेट सेक्टर जाता है उसके प्रोडक्शन में तो उसका सेल अच्छा होगा और लोगों की नेसेसिटी भी पूरी हो जाएगी। उसी तरह अगर उस देश को लगता है कि नहीं हमारे यहाँ देश के जो सरकार होती है उनको अगर लगता है कि हमारे यहाँ ट्रकों की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ट्रक पे टैक्स कम कर दें। जैसे पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया जाता था, अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो बहुत सारी चीज़ों पे ख़त्म हो गई है। अब जीएसटी आ गया है इंडिया में और दुनिया के कई देशों में जीएसटी है, कई देशों में एक्साइज ड्यूटी भी है। तो वो जीएसटी को या एक्साइज ड्यूटी को कम कर देंगे तो ओवरऑल ट्रक का दाम कम हो जाएगा। अगर ट्रक पर हम मान लें कि अगर 28-28% अगर एक्साइज ड्यूटी है या जीएसटी है तो उसको घटा करके हो सकता है कि 22% कर दें या 14% कर दें, तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर एक चीज़ की एक ट्रक की कीमत 50 लाख रुपए होती है और उस पर 14% टैक्स कम कर दिया तो 7 लाख रुपए घट जाएगा। तो 7 लाख रुपए अगर घट जाएगा, मार्केट कंडीशन चाहे इतनी भी हो, कुछ ख़राब भी हो, तो कीमत कम हो जाने पर उसका डिमांड बढ़ जाएगा और लोग खरीदेंगे और इस तरह मैन्युफैक्चर के लिए वो एक इंसेंटिव होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव करेगा। अगर किसी देश को लगता है कि हम ट्रक और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का दाम हमारे देश में ज़रूरत है तो उसके टैक्स को वो कम कर देंगे। अगर लगता है कि ट्रक और ट्रैक्टर को की बहुत ज़रूरत है उसके टैक्स को उस देश की सरकार कम कर देगी। उसको अलग से भी कुछ सब्सिडी दे सकती है, कुछ फैसिलिटेट कर सकती है अपनी योजनाओं के तहत, अपने सालाना बजट के तहत। तो एक देश की जो क्षमता होती है उसके रिसोर्सेज के हिसाब से तो वो जितने सेट ऑफ गुड्स बना सकता है उन सेट्स को लेकर के एक कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो एक लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ ए कंट्री है या लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी है, उसको लेके एक कर्व ड्रॉ किया जाता है और वो कर्व जो है ऑप्टिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है, उसी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। और उसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हर पॉसिबिलिटी का अगर एक देश चाहे कि हम साल में 1 लाख ट्रक बना सकते हैं और 1 लाख ट्रैक्टर बना सकता है, लेकिन उसको लगे कि नहीं अभी हमारे देश में ट्रक की ज़रूरत नहीं है, तो वो 1 लाख ट्रैक्टर बनाएगा और 1 लाख ट्रक के जगह पर उस रिसोर्सेज को अगर मोबिलाइज़ कर देगा तो हो सकता है कि 50,000 कार बनाए और 2 लाख बाइक बनाए। तो ये एक अलग सेट हो जाएगा, 2 लाख बाइक, 50,000 कार और 1 लाख ट्रैक्टर। और ये एक अलग सेट है, एक प्रोबेबल सेट उसका 1 लाख ट्रक और 1 लाख ट्रैक्टर का हो सकता है। एक कुछ और हो सकता है, उस पैसे के लिए एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बना ले और ट्रैक्टर बना ले, ये एक अलग सेट हो जाएगा। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ये एक अलग होगा। तो वेरियस सेट के मद्देनज़र वेरियस सेट्स गवर्नमेंट के नज़रों में होते हैं, उनके कैलकुलेशन में होते हैं, उनके एंटिसिपेशन में होते हैं। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व तो एक देश की जो लिमिटेशंस हैं, जो उसकी रिसोर्सेज की जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से वो एक कर्व हम लोग पढ़ते हैं, वो कर्व ड्रॉ किया जाता है। और उस कर्व में क्या क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें किसी चीज़ किसी के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो यकीनन हमको किसी चीज़ के प्रोडक्शन को घटाना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे अनलिमिटेड नहीं हैं। किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए किसी चीज़ के प्रोडक्शन को घटाना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को दूसरी तरफ डाइवर्ट करने के लिए एक तरफ से कट करना पड़ेगा, काटेल करना पड़ेगा। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, एक जो मैक्सिमम जो लिमिट है, जो उसकी कैपेसिटी है, उसको हम लोग फ्रंटियर भी कहते हैं। तो हम लोग अभी कर्व को पढ़ने जा रहे हैं और पहले हम लोग कर्व को थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर उसमें जितनी चीज़ें हैं उसको डिटेल में समझेंगे, उससे रिलेटेड जितनी परिभाषाएँ हैं उसको उसके बाद समझेंगे। क्योंकि अगर पहले हम परिभाषित कर दें और उस कर्व के बारे में, उस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में हम ना बताएं तो स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि इस परिभाषा का मतलब क्या है। तो इसलिए पहले हम लोग कर्व के बारे में कुछ पढ़ लें, फिर परिभाषा को पढ़ लें, डिटेल पढ़ लें, और फिर हम लोग उस कर्व पर एक डिटेल विवेचना, एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अब चलते हैं, हम लोग उस कर्व को पढ़ लें और उस कर्व को हम आज स्लाइड की मदद से पढ़ाएंगे, जो नोट्स की शक्ल में होगा, जो स्टूडेंट्स को अदरवाइज़ भी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा देगा। तो लेट अस स्टार्ट। हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोगों को अभी पढ़ना है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या उसे हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। लेकिन जब बात प्रोडक्शन से शुरू हो रही है और प्रोडक्शन को ही, उसकी पॉसिबिलिटी को ही, उसके प्रोबेबल जो सेट्स हैं उन पर हमको बहस करना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्शन को ही डिफ़ाइन करें, क्योंकि बात प्रोडक्शन से ही शुरू हो रही है। तो ये आप देखें, मैंने स्लाइड खोल दिया है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं कि द प्रोसेस ऑफ
converting input into output is called production. The purpose of production is creation of utility in short and in the long run. इसी बात को, प्रोडक्शन को हम लोगों ने दूसरी तरह से डिफाइन किया है, इसको परिभाषित किया है कि द एक्टिविटी, पॉइंट नंबर 2 में आप देखें, द एक्टिविटी विद इन अ टाइम पीरियड दैट क्रिएट्स यूटिलिटी और दैट इनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी से हमारा यहाँ पर तात्पर्य है, हमारा उद्देश्य ये है, मेरा मकसद है सोसाइटी से कि कोई मार्केट, कोई टाउन या सिटी या कोई स्टेट या कोई कंट्री या वर्ल्ड एज ए होल, पूरी दुनिया को हमने लिया है। तो द एक्टिविटी विद इन अ टाइम पीरियड दैट क्रिएट्स यूटिलिटी और दैट इनहेंसेस द एबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू क्रिएट यूटिलिटी इन फ्यूचर इज कंसिडर्ड एज प्रोडक्शन। कोई ऐसी एक्टिविटी किसी खास टाइम पीरियड में जो यूटिलिटी क्रिएट करे, जिससे यूटिलिटी मिले और उस सोसाइटी के पावर को भी वो इन्हांस करे, बढ़ाए, कि वो आगे भी फ्यूचर में यूटिलिटी क्रिएट करने के लायक हो, तो उस एक्टिविटी को प्रोडक्शन कहते हैं। इस बात को हमने हिंदी में भी लिखा है, प्रोडक्शन को यानी कि उत्पादन को हमने हिंदी में भी परिभाषित किया है। पहला आप देख लें, हिंदी में पहली जो परिभाषा है वो ये है कि निविष्ट को उत्पाद में, निविष्ट मतलब इनपुट को, उत्पाद मतलब आउटपुट में बदलने के लिए, इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं। या इसे पूरी तरह हिंदी में अगर कहा जाए तो निविष्ट को उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन कहते हैं, या इनपुट को आउटपुट में बदलने की प्रक्रिया को उत्पादन या अंग्रेजी में प्रोडक्शन कहते हैं। उत्पादन का उद्देश्य कम समय में या लंबे समय में उपयोगिता यानी कि यूटिलिटी का सृजन है, यानी उसकी सृष्टि है, उसका बनना है, उसका होना है। दूसरी परिभाषा जो हमने हिंदी में भी लिखा है, जो अंग्रेजी में लिखा था, लगभग वही चीज़ है ये, कि एक समय अवधि के भीतर सभी गतिविधियां जो उपयोगिता का निर्माण करती हैं या जो उपयोगिता का भविष्य में सृजन करने की समाज की क्षमता को बढ़ाती है, उन गतिविधियों को उत्पादन माना जाता है। तो ये हमने प्रोडक्शन को डिफाइन कर दिया। छात्र इसको समझ लें, स्टूडेंट्स इसको समझ लें, इसको याद भी कर लें, और याद करने के बाद अगर इसको समझ लेंगे तो वो याद भी हो जाएगा, और याद करने के बाद फिर वो आगे हम लोग अब बढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की तरफ, कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, उत्पादन की को परिभाषित करने के बाद हम लोग बढ़ रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं। तो हमने ये पेज खोल लिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक ग्राफ है, एक डायग्राम है, जो OX और OY एक्सिस पे ग्राफ बनाया गया है। ग्राफ जो है वो कनकेव टू ओरिजिन है, ग्राफ है ABCD, आप देख लें, जो OX एक्सिस पर के D पॉइंट पर मिलती है और OY एक्सिस के A पॉइंट पे मिलती है। हमने सुविधा के लिए, फॉर ब्रेविटी, या इसको सरल बनाने के लिए, इसको बहुत आसान सहज तरीके से समझने के लिए, हमने 2 कमोडिटी लिया है। एक कमोडिटी हमने कार लिया है और दूसरी कमोडिटी हमने कंप्यूटर लिया है। कार को हम लोग OX एक्सिस पे दिखाते हैं, कंप्यूटर को OY एक्सिस पे दिखाते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि OX एक्सिस पे एक पॉइंट X1 है, एक पॉइंट X2 है और तीसरा पॉइंट D है, और OY एक्सिस पे एक पॉइंट O से शुरू करने के बाद OY1 है और OY2 है, और उसके ऊपर पॉइंट A है। इसमें हम लोगों ने माना है कि चूँकि हम लोग OX एक्सिस पर कार को दिखा रहे हैं, तो हम दिखा रहे हैं कि मेरी जो इकोनॉमी है, ये जो इकोनॉमी है, ये इकोनॉमी अगर सिर्फ कार बनाएगी तो नीचे आप देख लें OD इज इक्वल टू 100 कार्स। ये ग्राफ जो ABCD जो कर्व है, जो कॉनकेव टू ओरिजिन है, ओरिजिन से कॉनकेव है, ये OX एक्सिस पर D पॉइंट पे मिलता है। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन जब कार का होगा तो OD होगा, जो कि 100 कार है। और ऐसी स्थिति में जब ये इकोनॉमी अपने पूरे रिसोर्सेस को 100 कार में लगा देगी तो कंप्यूटर नहीं बना पाएगी। इसलिए आप देखें, जो हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन ऑफ ABCD कर्व के नीचे जो हम लोग लिख रहे हैं कि OD इज इक्वल टू 100 कार्स, और उसके नीचे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में हमने लिखा है लास्ट चौथी लाइन में कि 100 कार्स एंड 0 कंप्यूटर एट पॉइंट D। सेट एट पॉइंट D जो है, जो सेट बनेगा हमारा कार और कंप्यूटर का, वो D पॉइंट पर यही बनेगा कि 100 कार और 0 कंप्यूटर, कोई कंप्यूटर नहीं।
और जब हम लोग ओ वाई एक्सिस पर देख रहे हैं तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स में आप देखें, जो पहली लाइन है सेट एट पॉइंट ए इज S1, S1 उस सेट का नाम S1 हमने दिया है, उसमें 0 कार हैं और 1000 कंप्यूटर हैं। यानी ओ से लेके ए तक का जो वाई एक्सिस है उस पर 1000 कंप्यूटर बनते हैं। लेकिन जब 1000 कंप्यूटर बनाएगी ये इकोनॉमी तो सारे रिसोर्सेज उसमें चले जाएंगे और कोई कार नहीं बना पाएगी। अब इसमें हमने, अब जब हम ए से चलते हैं नीचे की तरफ आते हैं या राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो हमको पॉइंट बी मिलता है। पॉइंट बी पर जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस पर और बी से फिर ओ वाई एक्सिस पे, तो हमारा पॉइंट आता है एक्स एक्सिस पे, ओ एक्स एक्सिस पे x1 और y पे आता है y2। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमने जो कंप्यूटर बनाया था पहले, इनिशियली जो मेरी कैपेसिटी थी 1000 कंप्यूटर की, वो हमने कम कर दी और ओ y2 पर 900 कंप्यूटर है, जिसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट्स में देख रहे हैं पॉइंट बी में, कि हमने अपने 100 कंप्यूटर को सैक्रिफाइस कर दिया तो उसके बदले में मुझे कार मिल रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम ओ ए में 1000 कंप्यूटर बना पा रहे थे, हमने 100 कंप्यूटर का सैक्रिफाइस किया, अब हम ओ वाई 2 तक 900 कंप्यूटर बना रहे हैं और उस सैक्रिफाइस से ये हुआ कि हम कार अब ओ x1 बना रहे हैं, जो कि 60 कार है। यानी 100 कंप्यूटर को सैक्रिफाइस करने के बाद हम 60 कार बना पा रहे हैं। और इसके बाद फिर हम बी से सी की तरफ आते हैं तो सी में हम देख रहे हैं कि हमने और भी 500 कंप्यूटर का एट पॉइंट सी देखे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में, कि हम लोग सिर्फ अब 400 कंप्यूटर बना पा रहे हैं। यानी कि बी से हम लोगों ने 500 कंप्यूटर को और सैक्रिफाइस कर दिया। तो 500 कंप्यूटर को सैक्रिफाइस करने के बाद, उसको गिव अप करने के बाद, छोड़ने के बाद हम लोग y1 पॉइंट पे पहुँचे। तो यहाँ हम लोग जो कर्व पर C पॉइंट है उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट y एक्सिस में y1 है और x एक्सिस में x2 है। तो C पॉइंट पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 60 कार से 90 कार पर पहुंच गए। लेकिन यानी शुरू में हम लोग A से जब B जा रहे थे तो हम लोगों ने 100 कंप्यूटर के सैक्रिफाइस पर 60 कार पाया था। अब हम लोग 500 कंप्यूटर के सैक्रिफाइस पर सिर्फ 30 कार पा रहे हैं। दैट इज़ कि अब हमारा कंप्यूटर जो है वो y1 है और कार हम OX2 बना पा रहे हैं। यानी टोटल कार हम 90 बना पा रहे हैं और टोटल कंप्यूटर हम 400 बना पा रहे हैं। यानी अगर ए पॉइंट से हम लोग लें तो 600 कंप्यूटर हमने सेक्रीफाइस किया है और हमें 90 कार मिल गई है, हमें 90 कार मिल गई है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग ए से बी की तरफ जाते हैं तो कंप्यूटर से जो कार का रेशियो है, कंप्यूटर से जो कार का रेशियो है वो रेशियो बढ़ता जाता है। या फिर हम यूँ कहें कि हम डी से सी पर और सी से बी पर और बी से ए की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे लिए पर कार जो है कंप्यूटर घटता जाता है। इसी को हम लोग तो ए पॉइंट के करीब करीब या अराउंड ए पॉइंट, उसके नज़दीक, यानी जितना हम ए के करीब जाएंगे हमारा पर कार कंप्यूटर कम होता जाएगा। यानी एक कार के लिए कंप्यूटर का सैक्रिफाइस हम सी पर जितना करते हैं एक कार के लिए, बी पर हम एक कार के लिए कंप्यूटर का पर कार कंप्यूटर का सैक्रिफाइस उससे कम होगा और ए की तरफ बढ़ेंगे तो और धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो जब हम ए के करीब करीब पहुँचेंगे तो मेरा कंप्यूटर एक कार के लिए जो छोड़ रहा है उसकी तादाद बहुत कम हो जाएगी। तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर हम एक नया टर्मिनोलॉजी पाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार शैल बी मिनिमम एट ए और अराउंड ए। यानी जब हम डी से सी पर और सी से बी पर और बी से ए की तरफ जाते हैं तो पर कार कंप्यूटर सैक्रिफाइस घटता जाता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कार घटती जाती है। तो हमने एक नया टर्मिनोलॉजी पाया, अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट। और इसी तरह से जब हम लोग ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ आते हैं तो पर कंप्यूटर कार की सैक्रिफाइस घटती जाती है, पर कंप्यूटर कार की सैक्रिफाइस घटती जाती है। इसलिए ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ आने पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर घटता जाता है। इसको हम लोग फिर एक बार डिटेल में समझेंगे और
डिटेल में समझने के बाद फिर हम इस पर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है, आप इस पेज में पढ़ सकते हैं, पॉइंट नंबर 1 कि वन गिव्स अप यूनिट्स ऑफ वन गुड टू प्रोड्यूस यूनिट्स ऑफ द अदर। जब कंप्यूटर का सेक्रीफाइस होता है तो कार का निर्माण बढ़ता है, देयर बाई मूविंग अलॉन्ग द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इस ABCD जो कर्व है इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी कहते हैं। फ्रंटियर इसलिए कहते हैं कि किसी भी इकोनॉमी के लिए उसके टोटल रिसोर्सेज और उसके टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी और नो हाउ के मद्देनज़र जो है ये इसका लिमिट है। इससे बाहर की चीज़ वो इकोनॉमी नहीं बना सकती। अगर उसको कुछ अलग से उसके इनपुट्स में बढ़ोतरी हो जाए, उसका टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए या नो हाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलप कर जाए या टेक्नोलॉजिकली उसके लोग ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो जाए, वेल ट्रेंड हो जाए, एजुकेशन और उनकी ट्रेनिंग जो मैन पावर रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनकी बेहतर एजुकेशन हो, बेहतर ट्रेनिंग हो और बेहतर मोटिवेशन उनके पास आए उसके साथ साथ, तो हमारा ये फ्रंटियर बढ़ जाएगा, यानी ये दाहिनी तरफ भाग जाएगा। लेकिन एक गिवन रिसोर्सेज में, गिवन टेक्नोलॉजिकल अवेलेबिलिटी में, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ में, दिस इज़ द लिमिट। ये लिमिट एक इकोनॉमी अपनी तय करती है। तो इसीलिए ये ABCD जो है ये कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, लेकिन इसको उस इकोनॉमी के लिए ये फ्रंटियर भी माना जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिस कारण के चलते जो कैपेबिलिटी एक देश की होती है उससे उसका प्रोडक्शन घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वजह से उसके पावर प्लांट में पावर की कमी हो गई। अगर पावर की कमी हो गई तो प्रोडक्शन हैम्पर कर जाएगा, और प्रोडक्शन हैम्पर कर जाएगा तो इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से नीचे उसका इस लाइन पे उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, उससे नीचे आ जाएगा। दैट इज़ यहाँ पे एक पॉइंट आप देखें, इस पेज में एक पॉइंट E है, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज है। जैसा हम लोग कहीं अभी कोरोना काल में दुनिया के बहुत सारे देशों का प्रोडक्शन कम हो गया, क्योंकि बहुत सारी बंदी थी, बहुत चीज़ें बंद कर दी गई, लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया, और इससे एक्चुअली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है उस हद तक, उस फ्रंटियर पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो सका। प्रोडक्शन उससे अपनी कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेबिलिटी का फ्रंटियर है, उससे कम हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉइंट E तक भी आ गया, समटाइम्स E के नीचे भी कहीं कहीं किसी देश में उनकी प्रोडक्शन आ गई। उनका जो लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में प्रोडक्शन काफ़ी गिरा था, सारे देशों में गिर गया था। और कभी कभी देखेंगे आप कि ये प्रोडक्शन जो है, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, ये F तक भी जा सकता है अगर इनपुट में बढ़ोतरी हो जाए, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत डेवलप कर जाए, या टेक्नोलॉजिकल नो हाउ ज़्यादा हो जाए, बेहतर टेक्नोलॉजी आ जाए, टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट, डेवलपमेंट हो जाए, तो F तक भी हो सकता है। लेकिन गिवन रिसोर्सेज में अगर टेक्नोलॉजी नो हाउ बढ़ जाएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन गिवन रिसोर्सेज में, गिवन इनपुट में और गिवन टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज में, गिवन एक खास, अगर उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज में और उसके इनपुट में और उसके रिसोर्सेज में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप नहीं कर पा रहा है, अगर ये सारी चीज़ें एक जगह कांस्टेंट है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यही रहेगा ABCD। और F तक, ये F जो पॉइंट आप देख रहे हैं B और C के बीच में एक F पॉइंट आउटसाइड द फ्रंटियर है, वहाँ भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ABCD जो है एक ऑप्टिमम कैपेसिटी के तहत ही ये ड्रॉ किया जाता है। ये एक इकोनॉमी अपना बनाती है, या एक इस चीज़ को ड्रॉ किया जाता है और ये चीज़ आती है। तो अगर कोई F पॉइंट पर भी प्रोडक्शन नहीं कर सकता और E पर अगर करता है, तो समझ लीजिए कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, या कोई ऐसी परेशानी आ गई है जैसे जो लॉकडाउन में आई थी। तो हम लोग इस पर फिर एक बहस करेंगे। तो अब हम लोग जाना चाहेंगे अपने दूसरे पेज पर, हम लोग अपने दूसरे पेज पर जाना चाहेंगे। अब हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी सीख लें। हमने आपके सामने एक पेज खोल दिया है जिसमें सर्टेन टर्मिनोलॉजी है, सर्टेन डिफिनीशंस है। ये एक डिफिनेशन है ट्रेड ऑफ का। ट्रेड ऑफ को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि ट्रेड ऑफ इज़ ए काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज दैट इन्वॉल्व्स गिविंग अप समथिंग इन रिटर्न फॉर गेटिंग समथिंग एल्स। कुछ पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ है ट्रेड ऑफ, जो कुछ चीज़ें हम छोड़ते हैं, किस चीज़ के लिए? कुछ पाने के लिए। जैसे हम लोगों ने कंप्यूटर 100 कंप्यूटर छोड़ दिया, 1000 कंप्यूटर नहीं बनाया, जो हमने पिछले प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर में देखा है। जब 100 कंप्यूटर छोड़ दिया तो हमारे यहाँ हम 60 कार ज़्यादा निर्माण करने लगे। तो
we gave up 100 computers and then we got 60 cars. तो उसी तरह से हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शन भी देखा है कि what is to give up and what is to get. तो इसको ट्रेड ऑफ को दूसरा एक डिफिनेशन दिया गया है कि ट्रेड ऑफ, आप देखें पॉइंट नंबर 2, ट्रेड ऑफ इज एन एक्सचेंज दैट ऑकर्स एज ए कॉम्प्रोमाइज, द एक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग वन थिंग फॉर अनदर. जैसे हम लोगों ने दो कमोडिटी में देखा है कि अगर हम कंप्यूटर ज़्यादा चाहते हैं तो हमें कार छोड़ना होगा, कार ज़्यादा चाहते हैं तो कंप्यूटर छोड़ना होगा, उसको सेक्रीफाइस करना होगा. वी हैव टू गिव अप कंप्यूटर इन ऑर्डर टू गेट मोर कार्स. और इसी में हमने ट्रेड ऑफ के बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किया है. आप छात्र इसको पढ़ेंगे और समझेंगे. पहला डिफिनेशन हम लोग दिया है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज व्हाट वन गिव्स अप टू गेट दैट थिंग. जैसे हम लोगों ने पिछले ग्राफ में देखा है कि 100 कंप्यूटर को हमने सैक्रिफाइस किया है तो हमने 60 कार पाया है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कह सकते हैं कि उन 60 कार का वहाँ पर उस पॉइंट पर 60 कारों का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 100 कंप्यूटर है. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज व्हाट वन गिव्स अप टू गेट दैट थिंग. तो 60 कारों का हमने देखा है उस ग्राफ में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, 100 कंप्यूटर उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था. लेकिन अगर उसी में हम लोग पॉइंट सी पर आ जाएं, जो आप देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, पॉइंट सी देख लें. उसी राइटअप को मैं फिर सामने ला रहा हूँ. पॉइंट सी पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना बना रहे हैं. देखिए ये दूसरा पेज मैंने खोल दिया, पहला वाला पेज, कि पॉइंट सी पर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 90 कार्स बना पा रहे हैं और 400 कंप्यूटर. गोया के हम लोग पहले जब 60 कार बना रहे थे तो 900 कंप्यूटर्स बना रहे थे. अब हमारा 500 कंप्यूटर्स को हमने सेक्रीफाइस कर दिया. आप देखिए Y2 से Y पर हम लोग आ गया हमारा कंप्यूटर, तो हम X1 से X2 पर चले गए, ना 60 कार से 90 कार पर चले गए. तो इस 30 कार्स के का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 500 कंप्यूटर्स है, जो पहले के कंप्यूटर और कार के रेशियो से बहुत ज़्यादा है. यानी हम लोगों ने जो पहले आपको बताया है कि जब हम लोग A से B और B से C की तरफ आ रहे हैं, जब कार का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, कार में अपनी रिसोर्सेज ज़्यादा लगा रहे हैं, तो कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर बढ़ता जा रहा है. और अगर हम लोग उल्टा जाएंगे D से C और C से B और B से, तो कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर कम होता जाता है. हाँ, तो अब हम लोग फिर आ गए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर, आ गए. तो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज़ व्हाट वन गिव्स अप टू गेट दैट थिंग. तो अब छात्रों आपको इस बात समझ में आ गई होगी. और दूसरी तरह से फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन किया गया है कि इट इज़ द बेनिफिट फॉरगॉन फॉर एक्सरसाइजिंग अनदर ऑप्शन. यानी कि जब हम लोग सिर्फ कंप्यूटर बना रहे थे तो 1000 बना रहे थे, अब हमको कार बनाना है तो हमने 100 कंप्यूटर छोड़ दिया तो 60 कारें हमको मिल गई. उसके बाद 30 कारों के लिए हमको और 500 कंप्यूटर छोड़ना पड़ा. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो इट इज़ द बेनिफिट. क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का? ये बेनिफिट है, बेनिफिट फॉरगॉन, जो हमने छोड़ दिया, जो गिव अप कर दिया फॉर, उसके लिए हमारा बेनिफिट है कि हम अनदर ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं. यानी हमने 100 कंप्यूटर छोड़ा तो हम 60 कार बना पाए. यानी बेनिफिट ऑफ गेटिंग 100 कंप्यूटर्स को हमने छोड़ दिया, दैट हैज़ बीन फॉरगॉन, देन वी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ कार एंड वी गॉट 60 कार्स. तो अब हम लोगों ने फिर इसमें तीसरे तरह से लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को. द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनी गुड और सर्विस इज व्हाट वन गिव्स अप टू गेट दैट गुड और सर्विस. उसके बाद चौथे में हम लोगों ने लिखा कि इन इकोनॉमिक्स ए ट्रेड ऑफ इज डिफाइंड एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. जो ट्रेड ऑफ करते हैं, किसी चीज़ को छोड़ देना किसी चीज़ को पाने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी वही है. तो ट्रेड ऑफ जो इकोनॉमिक्स में है वो वही है जो अपॉर्चुनिटी को. और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल नीचे में दिया, आप देख लें. एग्जाम्पल, जॉन ए क्लास 10 स्टूडेंट टुक ए डे ऑफ. एक क्लास 10 का स्टूडेंट है जॉन, जिसने एक दिन की छुट्टी ले लिया, दैट इज़ ब्रेक फ्रॉम स्टडी फॉर एक्सकर्शन टू बॉटनिकल गार्डन. वो बॉटनिकल गार्डन घूमने जाएगा, तो उसको एक दिन उसने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया. वो दिन भर जो पढ़ सकता था वो नहीं पढ़ रहा है. तो एक दिन बॉटनिकल गार्डन घूमने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उसके एक दिन की पढ़ाई है. एक दिन की पढ़ाई छोड़ दिया उसने, एक दिन की पढ़ाई को ट्रेड ऑफ किया. क्यों? एक दिन बॉटनिकल गार्डन में एक्सकर्शन के लिए, टूर करने के लिए. तो वही चीज़ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के बाद ही आदमी कुछ पाता है. एक तीसरी चीज़ आ गई
कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, देख लें ये स्लाइड अब आपके सामने आ गया है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, इसको डिफाइन हम लोग करते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, पहला डिफिनेशन है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम ए गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड ए गिवन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हम लोगों ने देखा था कि पॉइंट ए पर हमारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट था, अभी अभी जो ग्राफ आपने देखा है और उस ग्राफ में आपने देखा है कि मैं फिर उस ग्राफ को आपके सामने ला रहा हूँ। आप देख लें कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट दिखाने के लिए मैं ले आया कि पॉइंट ए जो है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में आप देखें पॉइंट ए में क्या है, 1000 कंप्यूटर्स एंड 0 कार है। तो ये एक सेट है। ये सेट किस चीज़ का, इस सेट का नाम S1 दिया है। इस सेट में 2 चीज़ें हैं, 0 कार और 1000 कंप्यूटर्स। एट पॉइंट बी आप देख लें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट में, आप इस में देख रहे हैं नीचे प्रोडक्शन सेट एट पॉइंट बी क्या है, S2। यहाँ पे है 900 कंप्यूटर्स एंड 60 कार, ये एक अलग सेट है। 60 कार और 900 कंप्यूटर का। पॉइंट सी पे क्या है, 90 कार और 400 कंप्यूटर्स का सेट है। और पॉइंट डी पर 100 कार्स एंड 0 कंप्यूटर का सेट है। तो ये आपने देख लिया। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट हुआ हमारा। अब फिर हम लौट करके चलते हैं अपने डिफिनेशन पर। तो यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है जो हमने देखा। और इस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट को दूसरे तरह से फिर हम डिफाइन करते हैं कि द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन एन इकोनॉमी विच कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड विद द अवेलेबल फैक्टर इनपुट्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। किसी भी इकोनॉमी में और जो चीज़ें जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी की मदद से और अवेलेबल फैक्टर इनपुट्स की मदद से बनाई जाए, जितना सेट, द प्रोबेबल सेट, जितना संभावित सेट होगा सामानों का, गुड्स का या सर्विसेज का, या गुड्स और सर्विसेज कंबाइंड का, तो वही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है। जैसा कि हमने पिछले में देखा है कि हमारा सेट क्या है। एक सेट हमारा है कि 1000 कंप्यूटर और 0 कार। दूसरा सेट है हमारा 900 कंप्यूटर और 60 कार्स। इसी तरह तीसरा चौथा भी सेट हमने देखा है। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट है। इसको छात्र देखें और इस बात को समझें। और अब हम लोग फिर एक चीज़ पर आ गए जो हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारा टाइटल ऑफ द लेक्चर है, जो टाइटल ऑफ द क्लास है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये पेज मैंने आपके सामने खोल दिया है। और द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज ए ग्राफ ABCD that illustrates the various combination of car and computer that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. That is, the economy can produce the various sets of cars and computers taken as example here with the available factors of production and available technology and technological know-how. अब मैं इस बात को हिंदी में बता दूं, जो हिंदी में पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं वो समझे कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है, ये ग्राफ है ABCD जो बयान करता है, जो बताता है, जो स्टेट करता है, इलस्ट्रेट करता है वेरियस कम्बिनेशन, कई कम्बिनेशन ऑफ कार और कंप्यूटर का, जो हमने देखा है कि पॉइंट ए पर कार और कंप्यूटर कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 1000 कार है, पॉइंट ए पे 1000 कंप्यूटर है, 1000 कंप्यूटर है और 0 कार है। इस पे 900 कंप्यूटर है और 60 कार है। तो ABCD एक ऐसा ग्राफ है जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। और अपनी लिमिटेशंस के चलते ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, अपनी लिमिटेशन और कैपेबिलिटी के चलते ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। इससे आगे उस देश की इकोनॉमी में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है इनपुट में या टेक्नोलॉजी में, तो इससे आगे नहीं जा सकती। तो इसलिए इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहते हैं। तो ये बयान करता है, इलस्ट्रेट करता है द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ कार्स एंड कंप्यूटर, कार और कंप्यूटर का बहुत अलग अलग कॉम्बिनेशन को ये बयान करता है, इलस्ट्रेट करता है, जो कि बनाया जा सकता है फ्रॉम द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी आर फुली यूटिलाइज। जब रिसोर्सेज को पूरी तरह यूटिलाइज कर दिया जाए तभी फ्रंटियर तक पहुंचेंगे। फुली यूटिलाइजेशन नहीं होगा, जैसे मैंने बताया था कि पॉइंट ई पर आ जाएगा प्रोडक्शन। और अगर किसी भी चीज़ में हम लोग डेवलपमेंट कर लें तो ये पॉइंट एफ तक या बियॉन्ड एफ तक या एफ के आगे भी जा सकता है। तो अगर फुल्ली रिसोर्सेज जो है फुल्ली यूटिलाइज्ड होगा तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। हमारा प्रोडक्शन ए से बी या बी से सी या सी के डी पर कहीं इस कर्व पे रहेगा। तो द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस द वेरियस सेट्स ऑफ कार एंड कंप्यूटर, जो हमने उदाहरण के स्वरूप यहाँ लिया है, विद द अवेलेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी है या हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो अवेलेबल है हमारे देश के पास, या टेक्नोलॉजिकल जो नो हाउ है, उसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे रहेंगे इस कर्व पे, चाहे ए पर रहें या ए से बी तक रहें या बी से सी तक रहें या सी से डी तक रहें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर छात्रों ने समझ लिया। अब हम लोग फिर जा रहे हैं
कहाँ तक हम लोग जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को फिर एक तरह से समझने, इसकी चौथी परिभाषा हम दे रहे हैं कि द इकोनॉमी एज हैज़ बीन सपोज प्रोवाइड्स इस टोटल रिसोर्सेज टू द इंडस्ट्री ऑफ कार। ये इकोनॉमी जैसा कि माना गया है, समझा गया है, टोटल रिसोर्सेज इंडस्ट्री ऑफ कार और कंप्यूटर को दे देते हैं। ये टोटल संसाधन अपने कार और कंप्यूटर को दे देते हैं। ये इट प्रोड्यूसेस, ये बनाते हैं 60 कार और 900 कंप्यूटर्स जब वे पॉइंट बी पर होती है इकोनॉमी ऑन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर के पॉइंट बी पर होती है, और ये 90 कार और 400 कंप्यूटर बनाते हैं व्हेन द इकोनॉमी स्टेज एट पॉइंट सी ऑन द, ये पॉइंट सी जो फ्रंटियर लाइन का जो सी, इस कर्व का जो पॉइंट सी है वहाँ पे अगर इकोनॉमी होती है तो ये 90 कार और 400 कंप्यूटर बनाते हैं व्हेन द इकोनॉमी स्टे एट पॉइंट सी। तो ये 90 कार और 400 कंप्यूटर बनाते हैं। पॉइंट ए ऑन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज द प्रोडक्शन ऑफ 1000 कंप्यूटर। पॉइंट ए पर 1000 कंप्यूटर बनता है और कोई कार नहीं बनती, और पॉइंट डी पर 100 कारें बनती हैं और कोई कंप्यूटर नहीं बनता। तो ये इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के पूरे ग्राफ को जो हम लोगों ने वहाँ पे जो फिगर देखा उसी को इलस्ट्रेट करता है, इसको बयान करता है। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है ये वो बताता है कि ये जो है जो इकोनॉमी माना गया है, सपोज किया गया है, वो अपने टोटल रिसोर्सेस को, टोटल कुल संसाधन को कार और कंप्यूटर में लगाती है, और लगाने के बाद इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे उसका अलग अलग प्रोडक्शन होता है इन दोनों चीज़ का। छात्रों एक 5वां पॉइंट भी देखिए कि ऑल द फैंसीफुल एंड विशफुल थिंकिंग इन रिलेशन टू द आउटपुट cannot be materialized since the resources are scarce। अगर हम अपने मन से मनचाही चीज़ और विशफुल थिंकिंग कुछ भी मनोकामना कर लें आउटपुट के लिए, या मनचाही बात सोच लें, तो वैसा नहीं हो सकता, वो वैसा आउटपुट नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं, संसाधन जो हैं वो स्कार्स हैं, उसकी बहुत कमी है। Hence the economy cannot produce the quantity of cars and computers represented at point F। पॉइंट F पर जो चीज़ें हैं वहाँ पर कार और कंप्यूटर्स नहीं बनाए जा सकते, जो OX और OY एक्सिस के बीच में पॉइंट F आता है। हाँ, और गिवन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए और गिवन टेक्नोलॉजी के लिए द पॉइंट F जो है वो आउटसाइड द कैपेसिटी एंड रीच ऑफ द गिवन रिसोर्सेज है एंड टेक्नोलॉजी विद द इकोनॉमी। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पॉइंट F जो है वो दूर है और वो इकोनॉमी की कैपेसिटी और रीच से बाहर है। तो इसीलिए और पॉइंट E जो है, जिसको आप लोगों ने देखा कि पॉइंट E जो है वो, छात्र फिर से देख लें, पॉइंट F को भी देख लें, ये पॉइंट F है और पॉइंट E अंदर है। तो पॉइंट F पर भी प्रोडक्शन नहीं पहुंच सकता, कि मतलब यहाँ से खींचे तो 100 कार और लगभग यहाँ 850 कंप्यूटर हो जाएगा। जब 100 कार बनेगी तो कंप्यूटर और इस लिमिटेड रिसोर्सेज में 100 कार के अलावा और कुछ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए पॉइंट F हमारे इकोनॉमी का या हमारे प्रोडक्शन कैपेबिलिटी से बाहर की चीज़ है। और इसी तरह पॉइंट E जो है ये प्रोडक्शन कैपेबिलिटी के अंदर की, बहुत नीचे की चीज़ है। कोई ऐसी मजबूरी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, पावर फेलियर हो जाए, या कोई महामारी आ जाए कोरोना जैसी, तो हमारा फ्रंटियर से हम लोग E तक आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल जो हमारे संसाधन हैं वो अगर कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, नो हाउ कांस्टेंट है, तो हमारा ये बैरियर ABCD का है, इससे ऊपर हम लोग F तक नहीं जा सकते। ये हमारा लिमिटेशन है, ये हमारी कैपेबिलिटी है। तो वही बात मैं बता रहा था। अब छात्र फिर से देखें तो कोई भी फैंसीफुल या विशफुल थिंकिंग से हम F पॉइंट तक नहीं जा सकते, और इसी तरह हम नॉर्मली E पॉइंट तक नहीं आ सकते। वो इनएफिशिएंट आउटकम ऑफ द प्रोडक्शन होगा। तो एट दिस पॉइंट E द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ व्हाट इट कुड हैव प्रोड्यूस इन अ नॉर्मल वे। द इकोनॉमी इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, मे बी ऑन अकाउंट ऑफ वन रीजन और द अदर, द लेस एजुकेशन, लेस ट्रेनिंग और द लेस मोटिवेशन ऑफ द लेबर फोर्स और वेरियस अदर इश्यूज। हम लोग E पर आ सकते हैं अगर हमारा वर्क फोर्स में चेंज आ जाए और वो एजुकेटेड नहीं हो, ट्रेंड नहीं हो, मोटिवेशन नहीं हो जाए, या कोई महामारी आ जाए, कोरोना आ जाए, या और हमारे यहाँ कोई एक सडन कोई चीज़ और ऐसी ऐसा पावर फेलियर हो जाए पूरे देश में, तो हमारा गिर जाएगा, प्रोडक्शन E तक आ जाएगा, E के नीचे भी आ जाएगा।
अब हम लोग छठे पॉइंट में लिखते हैं कि वंस वन रीचेज द फ्रंटियर कर्व ABCD इन दिस केस द ओनली वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ए गुड्स इज टू लेसन द अदर। अब जब एक इकोनॉमी में फिक्स रिसोर्सेज हैं, फिक्स नो हाउ है, फिक्स टेक्नोलॉजी है, एक गिवन टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं किया जा सकता, रिसोर्सेज भी तुरंत नहीं बढ़ाया जा सकता, तो हम लोग किसी चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए तो वंस वन रीचेज द फ्रंटियर, जब इकोनॉमी पहुंच जाती है ABCD पर इन इस केस में, तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा बनाई जाए तो दूसरे को कम किया जाए। द ओनली वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ ए गुड इज़ टू लेसन द अदर, दूसरे को कम किया जाए, मोर ऑफ ए गुड, एक को ज़्यादा बनाने के दूसरे को कम किया जाए। तो हम लोग यही देखते हैं कि जब मूविंग फ्रॉम A टू B, हम जब A टू B से आते हैं, हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ग्राफ को अभी दिखाया है, हम A से B की तरफ आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ग्राफ में उस कर्व पर, तो इकोनॉमी हैज़ टू ट्रेड ऑफ 100 कंप्यूटर्स, इकोनॉमी को 100 कंप्यूटर छोड़ना पड़ता है, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग 60 कार बनाने के लिए। और जब हम लोग B से C की तरफ आते हैं तो 500 कंप्यूटर हम लोग छोड़ते हैं, 500 कंप्यूटर्स आर टू बी ट्रेडेड ऑफ, उनको ट्रेड ऑफ करना पड़ता है फॉर गेटिंग एडिशनल 30 कार्स, 30 कार के लिए। तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब हम लोग अपने इस स्लाइड को देख रहे हैं और इस स्लाइड में हमने दो चीज़ें लिखी हैं। ये तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इसको आप लोग देख लें, पॉइंट F है और पॉइंट E भी है और सारे ABCD हैं। इसमें जो हमने बात लिखी वो लिखा है द पॉइंट F इज़ आउटसाइड द कैपेसिटी एंड रीच ऑफ द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी विद द इकोनॉमी। हमारी टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज से या हमारे पहुंच से बाहर की चीज़ हो जाती है F, और E जो है वो इनफिशियंट है, ये एफिशिएंसी की कमी हो जाती है। तो ई पर अगर हम आना पड़े मजबूरी में, तो कहीं पर एफिशिएंसी में या कोई और कारण हो जाता है, जैसे लॉकडाउन लग गया, तो हम लोग कोई का देश या बहुत सारे देश या दुनिया में ज़्यादातर देश, करीब सारे देश अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से नीचे आ गए। तो इसीलिए ये पॉइंट ई का उदाहरण एग्जाम्पल दिया गया है। तो एट दिस पॉइंट ई द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ व्हाट इट शुड हैव प्रोड्यूस इन ए नॉर्मल वे। जितना हम लोग नॉर्मल में बनाते हैं उससे ई पर हम कम प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका कोई रीज़न एक हो, दो हो या 4 रीज़न हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेस एजुकेशन, लेस ट्रेनिंग और लेस मोटिवेशन ऑफ द लेबर फोर्स, जो हर तरह का लेबर फोर्स हो, हमारे लेबरर हों या हमारे इंजीनियर्स हों या हमारे सीनियर इंजीनियर्स हों, या और कोई रीज़न आ जाए, कुछ इनपुट में गड़बड़ी हो जाए, इनपुट सप्लाई बंद हो जाए, तो वो चीज़ गिर सकती है। अगर इनपुट हमारा हम इंपोर्ट करते हैं किसी विदेश से और किसी कारण से उसके आने में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, कोई हडल आ जाए, तो हमारा प्रोडक्शन गिर जाएगा और हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से नीचे आ जाएंगे, ई पर आ जाएंगे, ई से नीचे आ जाएंगे। तो यही सब कारण हो सकता है। और फिर हमने इस तरफ लिखा है दाहिने तरफ, वंस वन रीचेज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व ABCD, जब इस पर कोई पहुंच जाता है तो एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या पाने के लिए दूसरे को ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जो A से B में हम देख रहे हैं कि कार का मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रहा है, कंप्यूटर को छोड़ना पड़ रहा है। B से C में कार और ज़्यादा आ रही है तो कंप्यूटर छोड़ना पड़ रहा है। अब ये छोड़ना भी इसलिए पड़ रहा है, इस पर हम और एक बात कहते जाएँ कि A से B तक हमने 100 कंप्यूटर छोड़ा तो हमें 60 कार का फ़ायदा हुआ, लेकिन B से C में हम 500 कंप्यूटर छोड़ रहे हैं तो हमें 30 कार का फ़ायदा हो रहा है, या एडिशनल 30 कारें हमको मिल रही हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम जब कंप्यूटर छोड़ रहे हैं तो उस लेबर फोर्स को, उस टेक्नोलॉजी के जानने वाले लोगों को, वहाँ के इंजीनियर्स को, वहाँ के लेबरर्स को या वहाँ के मैन पावर को हम इधर लगा रहे हैं कार में। तो फर्स्ट जो एक्सपर्ट थे, जो कंप्यूटर में काम कर सकते थे और कारों में कर सकते थे, वो तो पहली बार हमने उनको लगा दिया, तो 100 कंप्यूटर छोड़ने से हमको 30-60 कार का फ़ायदा हुआ। 100 कंप्यूटर हमने गिव अप किया एंड वी गॉट 60 कार। अब उसके बाद बाकी, अब हम अगर कंप्यूटर्स के लोगों को फिर कार की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो उतनी जो टॉप एक्सपर्टीज़ थी जिन लोगों की, बहुत अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज जो कंप्यूटर में भी काम कर सकते थे कारों में, तो उनको तो हमने लगा दिया। अब हमें मुश्किल होगी उनकी प्रोडक्ट, अब जो लेबर फोर्स आएगा या जो रिसोर्सेज आएंगे वो तो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को हम डाइवर्ट कर रहे हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी यकीनन कम होगी, क्योंकि वो तो कंप्यूटर के लिए रिसोर्सेज थे, इनपुट्स थे। अब उसको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, या वो लोग जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे थे उनको कर रहे हैं, तो उनका नो हाउ, उनकी कैपेबिलिटी भी कम होगी। तो इसलिए 500 कंप्यूटर का सेक्रीफाइस करने से हमको सिर्फ 30 कार मिल रही है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज के नो हाउ में, उनके नॉलेज में, उनकी ट्रेनिंग का फ़र्क है। वो तो कंप्यूटर ट्रेंड पीपल थे और वो कार की तरफ आ गए, तो इसीलिए 500 कार का सेक्रीफाइस करके हमको, 500 कंप्यूटर का सेक्रीफाइस करके हमें 30 कार्स मिल रहा है।
7वां पॉइंट है कि मूविंग फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी ऑन दिस कर्व ABCD शोज द डिफरेंट रेशियो ऑफ कंप्यूटर टू कार। कंप्यूटर और कार का रेशियो चेंज होता जा रहा है जब हम ए से बी और बी से सी की तरफ जा रहे हैं। इट इज़ ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द चेंज इन स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व। ये कर्व का स्लोप बढ़ता जा रहा है। एब्सोल्यूट स्लोप जो है ए से बी और बी से सी की तरफ एब्सोल्यूट स्लोप बढ़ता जा रहा है। यानी आप देखें सी पर जो स्लोप होगा, जो टेंजेंट होगा, वो ज़्यादा खड़ा होगा। ए पर तो बिल्कुल फ्लैट है लगभग, बी पर थोड़ा खड़ा हुआ, सी पर बिल्कुल खड़ा और डी पर आकर के लगभग 90 डिग्री का वो स्लोप हो जाता है, तकरीबन 90 से ज़रा सा कम, अप्रोचिंग 90। तो इसी तरह ए से बी और बी ए से फ्रॉम ए टू बी, तो जो स्लोप है इट इज़ ओनली अकाउंट ऑफ जो हमारा जो ए से बी और बी से सी पर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट रेशियो ऑफ कंप्यूटर और कार का होता जा रहा है। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के स्लोप के चलते हो रहा है, जो ABCD प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व है। तो ए से बी पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 60 कार इज 100 कंप्यूटर, that is one car cost 1.66 computer, whereas moving from B to C provides additional 30 car but the opportunity cost of 500 computers। यानी 500 कंप्यूटर को छोड़ने के बाद ट्रेड ऑफ करने के बाद हमें 30 कार्स मिल रही है। यानी कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है जब हम सी पॉइंट पर आते हैं, और सी से जब बी की तरफ जाते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार हमारा कमता है, और बी से ए की तरफ जाते हैं तो और कम जाता है। We can now notice that the opportunity cost of a car at a point on this curve is equal to the slope of the production possibility frontier curve। यानी कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो कार का है वो किसी भी पॉइंट पर इस कर्व के स्लोप जो होगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व का उसके बराबर होता है। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार इज लीस्ट एट पॉइंट ए और अराउंड ए, वेयर एज इट इज़ हाईएस्ट अराउंड डी। डी पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कार का बहुत ज़्यादा है और ए पर बहुत कम है। और 8वें पॉइंट में हमने लिखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शोज ट्रेड ऑफ दैट सोसाइटी फेसेस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व जो है ये क्या दिखाता है, ये ट्रेड ऑफ को दिखाता है जो हमारे समाज को, हमारी इकोनॉमी को फेस करना पड़ता है, जूझना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है। इट ऑल्सो शोज, ये जो कर्व है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है, जो कर्व है ये, और ये क्या, ये और चीज़ भी दिखाता है। वो क्या दिखाता है कि रीज़न बिहाइंड दी, ये यही दिखाता है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द प्रोड्यूसर चॉइस एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस। तो प्रोड्यूसर चॉइस क्या होगा, इकोनॉमी क्या चॉइस करेगी कंज्यूमर चॉइस पर बेस करके, उसकी कॉन्सिक्वेंस में, उसके नतीजे में, कंज्यूमर चॉइस के नतीजे में प्रोड्यूसर्स का क्या चॉइस होगा, ये हमें ये भी बताता है। और इन दिस वे, इस तरह से हम लोग बहुत क्लियर हो गया है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स वो फिक्स नहीं है और स्टेशनरी नहीं है। अपॉर्चुनिटी ऑफ कार जो है इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स वो फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी कार्स, कितना कार और कितनी कंप्यूटर द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए कार इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर क्या होगा और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर इन टर्म्स ऑफ कार क्या होगा, वो इकोनॉमी तय करेगी। वो इस बात पर तय होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो इकोनॉमी, वो अर्थव्यवस्था कितनी कार और कितना कंप्यूटर बनाती है। तो अब हम लोगों ने एक और पेज खोल लिया है और इसमें हम लोग देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, छात्र देख लें कि मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने के लिए अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट, यानी कि वह एक कार का कीमत, एक कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 1.66 यानी 1.5, 2 कंप्यूटर से भी कम है। जबकि बी से सी पर जब हम जाते हैं तो 30 कार हम पाते हैं 500 कंप्यूटर का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। तो आप ये देख लें कि ये 10 और 15, एक कार का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15 कंप्यूटर से भी ज़्यादा हो जाता है बी से सी पर जाने में। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इधर से कार का बढ़ता जा रहा है जब ए से बी और बी से सी की तरफ जा रहे हैं। और हम लोग ये नोटिस करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ए कार एट ए पॉइंट ऑन दिस कर्व, इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कर्व के बराबर होता है। जिस पॉइंट, इस कर्व के किसी पॉइंट पर जो स्लोप होगा उस वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार होगी। तो इसीलिए पॉइंट ए पर स्लोप जो है वो फ्लैट हो जाता है, ज़ीरो के करीब करीब पहुंच जाता है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार जो है वो ज़ीरो के करीब करीब चली जाती है। और यहाँ पे जस्ट अबाउट वर्टिकल है, इट इज़ अप्रोचिंग 90 डिग्री स्लोप एट पॉइंट डी। तो इसलिए मैक्सिमम होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कार इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ जो कार है वो बहुत कम होगा पॉइंट ए के करीब करीब, और मैक्सिमम होगा पॉइंट डी के करीब करीब। पॉइंट डी के नज़दीक जा कर के वो
मैक्सिमम होगा। और हमने 9वें पॉइंट में लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो सिद्धांत है या जो कंसेप्ट है, जो सोच है, वो एक व्यक्ति जो प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चर है उसके लिए भी और पूरी सोसाइटी, पूरी इकोनॉमी के लिए भी वो पूरी इकोनॉमी पर भी लागू होती है, जैसा कि एक व्यक्ति पर या एक इंडिविजुअल, एक इंटरप्रेनेंट पर लागू होती है। ये पूरी इकोनॉमी एज ए होल पर भी लागू होती है। ये कंसेप्ट जो है, ये सिद्धांत जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ में होता है इकोनॉमिक्स में। इसका व्यवहार होता है इकोनॉमिक एनालिसिस में। जब हम लोग विच्छेदन और विवेचना करते हैं आर्थिक, तो उसमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके महत्व के चलते इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये जो है, इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज द इकोनॉमिक कॉस्ट। इसको इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि इकोनॉमिक कॉस्ट जो कि अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कॉस्ट से अलग है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इकोनॉमिक्स जोड़ते हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और अकाउंट्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंसीडर नहीं किया जाता है, उसको नहीं लिया जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज़ है। अगर हम किसी एक चीज़ को छोड़ते हैं और उसका जो वैल्यू होगा, अगर मैं एक दिन आराम कर रहा हूँ और एक दिन मैं काम पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम पे जाने से मुझे 1000 रुपये का या $100 का या जो भी हो, हम 1000 रुपये ही मान लें, 1000 रुपये हमें मजदूरी मिलेगी, हमें चार्जेस मिलेगा से हमारा डेली वेज पर मैं काम करता हूँ, मुझे 1000 पर मिलेगा। लेकिन मैं अगर उस दिन सोना चाहता हूँ, दिन भर रेस्ट करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि उस रेस्ट की कीमत 2000 रुपये के बराबर है, तो मैं काम पर उस दिन नहीं जाऊँगा, उस 1000 को मैं फोरगो करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं सोना और आराम करने का मूल्यांकन 2000 रुपये से करता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो सोने के लिए जो हमने फॉरगो किया, वो 1000 रुपये का किया। और अगर हम उस दिन काम पर चले जाते हैं तो उस काम में हमें मिलता है 1000 रुपये, लेकिन सोने में हमें 2000 रुपये का फ़ायदा दिखता था, उतना आराम दिखता था, तो उस दिन के काम का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेरा 2000 रुपये हो जाएगा, लेकिन हमको मिलेगा 1000 रुपया। तो इसलिए एक आदमी अगर किसी दिन वो बहुत आराम करना चाहे और ज़बरदस्ती काम पर चला जाए, तो उसको लगता है कि ही इज़ एट द डिसएडवांटेजियस पोजीशन, ही इज़ नॉट इन द एडवांटेज। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल या कोई पूरी इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन को कहाँ फिक्स करेगी। उसके पास ऑप्शंस तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर उसके पास ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑप्शंस है, जो अभी हमने एग्जांपल लिया है कार और कंप्यूटर का, इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन पॉइंट हमने 4 एग्जाम्पल ऑप्शंस में लिया है, A, B और C और D। तो A पर हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ हम लोग कंप्यूटर 1000 कंप्यूटर बना रहे हैं और कार जो है कुछ नहीं, 0 कार बन रहा है। लेकिन B पर जा करके जो है 100 कंप्यूटर हम लोग कम कर देते हैं, उसको ट्रेड ऑफ करते हैं और उसके एवज में हम लोगों को 60 कार्स मिलती है। अगर हम लोग 100 कंप्यूटर को ट्रेड ऑफ करते हैं पॉइंट बी पर, तो 60 कार हम बना पाते हैं उस रिसोर्सेज से। और इसी तरह सी पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कार कुछ ज़्यादा बना पाते हैं और हम फिर कंप्यूटर का ट्रेड ऑफ करते हैं। तो एक पूरी इकोनॉमी या एक इंडिविजुअल इंटरप्रेनर भी अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर या उस कर्व पर तय करता है कि उसको कौन चीज़ कितनी बनाना है। एक इंटरप्रेन्योर भी ये तय करता है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी तय करता है कि उसको अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर किस जगह पर जा कर के उसको रुकना है और उसको किस चीज़ का प्रोडक्शन कितना करना है। उसके सेट में जो भी कमोडिटी या गुड्स या सर्विसेज हों तो वो उसको तय करना है। जैसे हम लोग इसके कार में देख रहे हैं, कार और हमारा जो एग्जाम्पल है कार और कंप्यूटर का, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कार और कंप्यूटर में हम लोग को कंप्यूटर ज़्यादा चाहिए या कार ज़्यादा चाहिए। तो उस हिसाब से अपने प्रायोरिटीज़ को हम लोग देखते हुए अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर वो पॉइंट चुनते हैं और उस हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। और इसी तरह जो इंटरप्रेनर होता है या जो इकोनॉमी में एक देश की इकोनॉमी के लिए तो बहुत सारे प्राइवेट इंटरप्रेनर होते हैं या कुछ गवर्नमेंट की भी फैक्ट्रीज होती है, उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है और गवर्नमेंट भी देखती है कि हमारे देश में किस चीज़ कंज्यूमर्स का चॉइस क्या है। कंज्यूमर्स का चॉइस मतलब कंज्यूमर्स डिमांड, और कंज्यूमर डिमांड का मतलब है कंज्यूमर्स की ज़रूरत, उसकी नेसेसिटी, उसकी आवश्यकता है। तो उस चीज़ को गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करती है। अगर गवर्नमेंट को लगे कि चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए तो चावल की खेती के लिए गवर्नमेंट
उन किसानों को जो चावल की खेती करते हैं उनके लिए हो सकता है कि पानी का जो खर्च है, जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वो चावल की खेती के लिए बहुत कम कर दिया जाए। तो चावल फैसिलिटेट, गवर्नमेंट ने चावल को फैसिलिटेट किया तो वो चावल लोग ज़्यादा बनाने लगेंगे। अगर वो चावल की जगह दूसरी कोई और खेती कर रहे थे तो अब चावल की खेती ज़्यादा होने लगेगी। इसी तरह से गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल फैसिलिटेशन भी करती है। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश में ट्रैक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ट्रैक्टर के टैक्स को कम कर देती है और इस तरह से वो फैसिलिटेट हो जाता है। और उसका जो कॉस्ट जो ट्रैक्टर का है, अगर उस पर गवर्नमेंट अपने टैक्स को या एक्साइज ड्यूटी को कम कर दे, अगर 28% ड्यूटी है, 28% ड्यूटी है, अगर उसको गवर्नमेंट 14 कर दे, अगर हम मान लिया जाए कि उसका ट्रैक्टर का दाम अगर 20 लाख रुपए आता है और उस पर 14% ड्यूटी कम कर दी जाए तो काफ़ी कुछ उसमें कमी आ जाएगी, 2-3 लाख रुपए की कमी आ जाएगी उसके प्राइस पर। तो वो गवर्नमेंट ने उसको फैसिलिटेट कर दिया, उसके टैक्स को कम कर दिया। उसके एक्साइज ड्यूटी अगर है तो एक्साइज ड्यूटी, अभी भारत में तो एक्साइज ड्यूटी बहुत सारी चीज़ों पर ख़त्म कर दी गई है। अब हमारे यहाँ GST है, लेकिन दुनिया के बहुत सारे देशों में GST भी है और एक्साइज ड्यूटी भी है। तो वो अपने एक्साइज ड्यूटी को या अपने GST को कम कर देंगे तो उस चीज़ की फैसिलिटेट हो गई वो चीज़, उसका फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ने कर दिया। और फिर डिफरेंट कमोडिटीज़, एक कंपनी अगर कार भी बनाती है और ट्रैक्टर भी बनाती है और ट्रक भी बनाती है तो वो पब्लिक के डिमांड को और गवर्नमेंट की फैसिलिटी को और वो सारी चीज़ों को देखते हुए अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पर और या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी जिसे हम कहते हैं, उस पर वो पॉइंट चुनेगी जिसमें उसका सप्लाई बेहतर हो सके, उसका सेल बेहतर हो सके, उस तरह की वो मैन्युफैक्चरिंग करेगी, वैसा वो प्रोडक्शन करेगी कोई भी कंपनी या इकोनॉमी एज ए होल। हमने अपने इकोनॉमी के लिए यहाँ पर कार और कंप्यूटर का एग्जाम्पल लिया है। अगर देश में ऐसा लगे कि कंप्यूटर की ज़्यादा ज़रूरत है, इस देश को साल में 900 कंप्यूटर तो कम से कम बनाना ही चाहिए या उससे भी ज़्यादा बनाना चाहिए, भले ही कार हमारी कम हो जाए, तो गवर्नमेंट भी फैसिलिटेट करेगी और इंटरप्रेनर भी उसको बनाएंगे और इस तरह से कंप्यूटर का प्रोडक्शन। और इसीलिए गवर्नमेंट की फैसिलिटी से या देश के डिमांड को, पब्लिक के डिमांड को, पब्लिक के डिज़ायर को, पब्लिक की नेसेसिटी को देखते हुए तो हमारे इस अभी एग्जांपल जो हमने लिया है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, उसमें ABCD में हो सकता है कि अगर कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हमारी इकोनॉमी जो है A और B के बीच में, B पर 900 कंप्यूटर है, 900 से ज़्यादा कंप्यूटर बनाए, हमारा जो पॉइंट होगा उसमें हमारी एक्टिविटीज़ का उस देश के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए ये या किसी भी देश के लिए दुनिया में, तो वो बिटवीन A एंड B होगा, यानी 900 से ज़्यादा कंप्यूटर बनाया जाए। और अगर कार की ज़्यादा प्रायोरिटी होगी तो वो C पर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग 90 कार बन पा रहा है और कंप्यूटर 400। अगर उससे भी ज़्यादा हो सकता है कि सैचुरेशन हो उस देश में कंप्यूटर का, तो वो C के बाद D की तरफ जाएगा कार के बनाने में और कंप्यूटर को और कम कर देगा। तो इस तरह से कोई भी इकोनॉमी अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे अपने प्रोडक्शन को, अपने प्रोडक्शन पॉइंट को, अपने सेट्स को चुनते हुए अपने प्रोडक्शन पॉइंट को चुनती है और उस पॉइंट पे वो प्रोडक्शन करती है। ये इंडिविजुअल भी करता है और इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर भी ऐसा करते हैं और एक देश की इकोनॉमी भी एज ए होल ऐसा करती है। और इस चीज़ को करने में सारी चीज़ों में गवर्नमेंट की भी मदद होती है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट करती है। और गवर्नमेंट चाहे वो 5 ईयर प्लान के लिए करे, अगर किसी देश में 5 ईयर प्लान नहीं है, 3 ईयर प्लान है तो उसके साथ होगा। कहीं अगर 7 ईयर भी प्लान होता है तो 7 ईयर प्लान में वो चीज़ डाली जाएगी। कहीं 2 ईयर प्लान अगर है तो 2 ईयर प्लान में वो चीज़ डाली जाएगी। या अगर कहीं कोई प्लानिंग नहीं होती है, गवर्नमेंट का एक बजट होता है तो बजट में उसको फैसिलिटेट किया जाएगा और अलग से गवर्नमेंट एक पॉलिसी भी बना सकती है। गवर्नमेंट तो फ्री है कि वो प्लान के तहत करे या नन प्लान के तहत करे, वो बजट में करे या नन बजट में करे, गवर्नमेंट जब चाहे किसी चीज़ को फैसिलिटेट कर सकती है। तो इस तरह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, वहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोग पब्लिक के, कंज्यूमर्स के डिमांड और कंज्यूमर्स की नेसेसिटी और उनकी ज़रूरतों को देखते हुए अपने प्रोडक्शन को तय करते हैं, चाहे वो पॉइंट A हो या B हो या C हो या D हो। हमारे एग्जांपल में मैं बता रहा हूँ, या ABCD नहीं हो, बिटवीन A और B भी कोई पॉइंट हो सकता है, बिटवीन B और C भी कोई पॉइंट हो सकता है, C एंड D भी कोई पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से इकोनॉमी अपने पॉइंट को चुनती है और सारे फैक्टर्स को लेकर के, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए वो दोनों, अगर हम कार और कंप्यूटर के एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए, पब्लिक के डिमांड को देखते हुए, नेसेसिटी को देखते हुए वो अपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पर वो अपना पॉइंट चुनती है और अकॉर्डिंगली उसी पॉइंट पे वो प्रोड्यूस करती है चीज़ों को, यहाँ पर हमारे केस में कंप्यूटर्स को और कार को। हाँ, तो दोस्तों आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को पढ़ा और समझा, उसके लिमिटेशंस को समझा। और इसमें अगर आपको समझने में कहीं कोई परेशानी आई हो तो हम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा एंड आई शैल ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़। और अगर मेरे पढ़ाने में कहीं पर कोई भूल या त्रुटि या मिस्टेक समझ में आ रहा हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पॉइंट आउट करें एंड आई शैल ट्राई
टू रेक्टिफाई माई सेल्फ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।